हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, सेट 1 आज हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या क्या आंसर होगा, मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देंगे। क्लास 10 का जो सेकेंड टर्म का सब्जेक्ट साइंस का यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि जेसीईआरटी की तरफ से यहाँ पर द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा 2021 से 2022 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 से मतलब टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, मार्च अप्रैल में, तो उनके लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेट 1 का ये मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंस का जो है कि 5 मॉडल सेट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका जितने भी सब्जेक्ट का है सबका 5-5 मॉडल सेट मिलेगा। तो प्रत्येक का हम लोग आप लोग को इस चैनल पर करा देंगे। ठीक है, प्रत्येक सेट का धीरे धीरे आप लोग को करा देंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि पूर्णांक यहाँ पर 40 मार्क दिया गया है, फुल मार्क 40 मार्क। यहाँ पर समय आपको 1.5 घंटा दिया गया है यहाँ पर वर्ग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है कि 19 दिया गया है। कुल प्रश्न 19 है। ठीक है, 1 से 7 तक जो है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है इसका 2 अंक आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 8 से 14 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न, किन्हीं इनमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, आपको 50 शब्द में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, फिर 15 से 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 100 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता देंगे। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आएगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है मैं आप लोग को बता। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो है कि इसका मान क्या होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सी मतलब क्या होता है, कूलम, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, और इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻16 कूलम। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर का कि वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसे समांतर क्रम में या फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, पारा। ठीक है, इसका आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। ऐसी धातु का उदाहरण है जो कमरे का ताप का द्रव्य अवस्था में पाया, तो क्या पाया जाता है, पारा। इसको Hg भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन की एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है मैं आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्काइन और एल्किन, ये 3 होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग सूत्र होता है। तो इसका एल्काइन का जो सूत्र होता है मैं आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आपको 4 नंबर का उत्तर आपको क्या लिखना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या आता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना गया है। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग के लिए जो किस पौधे का चुना गया था उसका आंसर हो जाएगा मटर। आप लोग इसको
नोट कर लीजिए, ठीक है। मेंटर ने जो अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना गया था कि मटर पौधा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए, ठीक है। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। चलिए मैं आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि एक जैव निम्नीकरण का देना है, ठीक है। जितना कहा जाएगा उतना ही आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग एडवांस में मत दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक दो उदाहरण आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ का जो उदाहरण है, एक कागज है एगो, फिर सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा। तो यहाँ पर आपको एगो बोला है तो आपको एक ही को लिखना है। यहाँ पर आप सूती कपड़ा भी लिख सकते हैं, या फिर ऊनी वस्त्र, या फिर कागज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिए ठीक से, ठीक किया कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, फिर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला ऑप्शन आप लोग को पता चल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है सेक्शन बी का कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इनमें से आपको क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन, ठीक है। 3 अंक का इसका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3 अंक मिलेगा आपको। तो आपको 5 करना है, यानी कि टोटल आपको कितना मिलेगा, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि टोटल 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमको आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1 एम्पियर, 8 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। 1 एम्पियर का आपको परिभाषा देना है। किसी परिपथ में धारा की गणना यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, ठीक है। तो आप लोग इसको डिटेल्स में आप लोग को बता देते हैं। आप लोग चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बताया कि 1 एम्पियर की परिभाषा, पहले परिभाषा आपको देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में से होकर गुजरता है, तो इसको भी आपको निकालना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहले आपको देखना है कि एम्पियर किससे कहते हैं, ठीक है। तो उसका परिभाषा आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लिख कर आपको बता देंगे कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या बताए आंसर का क्या होगा, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, निकालना है। निकालने के लिए क्या करना है, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, आवेश को क्यू से। क्यू आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 कूलम दिया गया है। यहाँ पर समय टी दिया गया 10 मिनट, इसको मिनट में दिया गया है। तो इसको क्या करना है, पहले आपको सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट अगर कीजिएगा मिनट को, तो क्या करना है, आपको 60 से आपको गुना करना है। जैसे ही गुना कीजिएंगे जितना आएगा वो आपका सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि 10 मिनट दिया गया है, तो इसको हम सेकंड में किए हैं तो क्या होगा, 600 सेकंड, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है कि विद्युत धारा का फार्मूला होता है। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी कि Q बटे T होता है, ठीक है। तो आपको आवेश आप लोग को पता ही है कि आवेश आपका क्या दिया गया है, 500 दिया गया है। आपका समय जो दिया गया है 600 सेकंड दिया गया है। तो आपको इसको काट के आपको क्या करना है, 0000 आपको कट जाएगा। कटने के बाद आपको क्या आंसर आएगा, 5/6। 5/6 को आपको क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। 6 से 5 को भाग दीजिएगा तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये किसमें धारा अगर निकालिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्पियर में आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एम्पियर में निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन बता देते हैं 9 नंबर का। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 9 नंबर क्लियर का 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो ए नंबर आपका और बी नंबर आपको आंसर देना है। यहाँ पर ए नंबर बताया कि किसी तार का प्रतिरोध उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, ठीक है। ए नंबर आपको आंसर देना है। फिर यहाँ पर बी नंबर बताया कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग एक एक करके आप लोग को आंसर हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर जो आंसर दिया गया है ए नंबर का
कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर आपको ए नंबर लिखना है और बी नंबर का आंसर हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। ऐसे आपको लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट करके आपको लिखना है। तो 1 नंबर क्या होगा कि चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये वाला आप लोग इस तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, ए नंबर और बी नंबर को। ठीक है, चालक का प्रतिरोध को आपको 3 पॉइंट आपको लिखना है इस तरह, और पॉइंट देकर आपको ये वाला आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के मापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर का आंसर देखते हैं फटाफट। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग देखते हैं 10 नंबर का आंसर। तो आप लोग को इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 नंबर का। ठीक है, विद्युत टोस्टरों का तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु जो होता है वो गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। फिर देखते हैं 11 नंबर की आंसर का क्वेश्चन क्या बताया गया है। मैं आप लोग को उसका आंसर भी बताएंगे। अब 11 नंबर बताया गया है कि 3 पर्यावरण हितोषी अभ्यास लिखिए। 3 पर्यावरण हितोषी अभ्यास आपको लिखना है 11 नंबर। ठीक है, ये जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको लिखना है। 11 नंबर का हम लोग आंसर लिखते हैं। चलिए, तो आप लोग इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर मैंने 3 पॉइंट देके आपको बताया गया है। उत्तर इसका 11 नंबर का उत्तर आपको इसी तरह 3 को पॉइंट करके आपको लिखना है। पहला पॉइंट जो दिया गया है कि प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। फिर तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है कि हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर आपको लिखना है। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समझात अंक से आप क्या समझते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण दे के ही आपको समझाना है। आपको उत्तर इसका लिखना है कि समझात अंक से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 नंबर का उत्तर ऐसे लिखना है कि वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, उसे समझात अंग कहते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है। इससे बड़ा आपको नहीं लिखना है, इतना एकदम सिंपल में आपको लिखना है कि वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं उसे समझात अंग कहते हैं। इस उदाहरण पर जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, इस प्रकार से 2 को उदाहरण आपको लिखना है। पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा कि अपमार्जक जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देती है तथा पर्यावरण में स्वच्छ बनाती है। यही पारितंत्र के अपमार्जक की भूमिका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है इसका आंसर कि ऐसे अपमार्जक जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाती है। यही पारितंत्र का अपमार्जक की भूमिका है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 नंबर का क्या दिया गया है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 नंबर का आंसर दिया गया है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण दिया गया है कि CH3OH फिर H2C2
H5OH, मतलब इसको क्या करना है, बढ़ा बढ़ा के आपको लिखना है। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 था, फिर यहाँ बाद में क्या हो गया C2H5 हो गया, यानी कि यहाँ पर C1 था, फिर यहाँ क्या हुआ C2 हो गया, फिर यहाँ CH5 हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फिर से अगर बढ़ा के आपको लिखना है तो क्या करना है कि C यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था तो 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर H7OH आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बढ़ा बढ़ा के आपका उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सेक्शन बी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी में आपको क्या करना है कि 3 प्रश्न का आपका उत्तर आपको देना है। तो 3 प्रश्न जो है कि 5-5 अंक का, एक प्रश्न 5 अंक का है, तो 3 प्रश्न आपको क्या आ जाएगा 15 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 15 नंबर कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। पहले श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित, इसका परिभाषा आपको देना है। फिर एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक यानी कि R1, R2 और R3 जिनके प्रतिरोध क्रम से ये दिया गया है, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बड़ा आपको लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा यहाँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 नंबर का उत्तर आपको दिया गया है कि यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें कि प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरों को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरों को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से जुड़ा हो, तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको आपको इस प्रकार से इसका परिभाषा देना है संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा इस प्रकार से आपको देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक करना है, एक फिगर आपको देना है, एक फिगर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका V1 यानी कि वोल्ट दिया गया है। ठीक है, लेकिन V2 यहाँ V3 आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका एम्पियर जोड़ा गया है। यहाँ पर आपका कुंजी दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका वोल्ट यानी कि बैटरी यहाँ पर संयोजन किया गया है। ठीक है, ये आपका विद्युत धारा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार फिगर आपको बनाना है। फिगर में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर, तो जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होता है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर हम बोले, यहाँ पर बोल्ट क्या दिया कि V1 और V2 और V3 आपका दिया गया है, वही आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V1, V2 और V3 है। ठीक है, फिर आपको इसका आगे क्या बताया गया मैं आप लोग को बताते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ओम के नियम से आपको यहाँ पर इसको सत्यापित करना है। ठीक है, ओम के नियम से आपको सत्यापित करना है। तो ओम के नियम से आपको क्या करना है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V यानी कि वोल्ट, यहाँ पे एम्पियर, ये फिर आपका प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको समीकरण 1 आपको लेना है। फिर आपको क्या करना है कि V1 बराबर IR1, इसको समीकरण 2, V2 IR2 इसको लेना है समीकरण 3, V3 IR3 इसको लेना है समीकरण 4। तो आपको क्या करना है, कुल विभवांतर जो दिया गया है V है, कुल विभवांतर आपको क्या गया V दिया गया है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आप क्या करना है कि V बराबर क्या होता है कि V1, V2 और V3 यानी कि इसको आपको करना है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण 1, 2, 3, 4 से आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1, 2, 3, 4 आपका अगर मिला दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो आई क्या करना है इसमें IR, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तीनों में I है तो आई क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। आई कॉमन लेने के बाद आपको क्या क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ R1 बचेगा, यहाँ पर R2 बचेगा, यहाँ पर R3 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वो वाला लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, फाइनल आंसर आएगा कि यहाँ पर AI और AI आपका कट गया है, तो आपके यहाँ क्या बचा है, R बचा है, तो यहाँ पर आपका R लिख दिए। फिर यहाँ पर R1, R2 और R3 आपका बचा हुआ है। तो ये क्या हुआ, आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सत्यापित करना है और इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 में दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है कि दिए गए परिपथ आरेख में एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1, R2, R3 यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो जो था पहले वाला वो समांतर क्रम, ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः
यहाँ पर दिया गया कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है, ए नंबर। फिर आपको परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आपको निकालना है। फिर तीसरा नंबर आपको बताया गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा आपको परिकलित करना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 आपको दिया गया है 5 ओम, R2 दिया गया है 10 ओम, यहाँ पर R3 आपका 30 ओम दिया गया है। तो चूंकि V बराबर आपको वोल्ट 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ए नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका लिखना है। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर R बराबर यहाँ पर दिया गया है 5, 10 और 30 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10/30 आ जाएगा। 10/30 आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/R यहाँ पर दिया गया है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इससे ऐसे और ऐसे आपको गुना करना है। जैसे गुना करेंगे मैं यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर R से अगर 10 को गुना करेंगे क्या 10R हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको काट के आपको क्या करना है, R बराबर क्या होता है कि 10 से भाग देंगे तो इसको 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर क्या आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 ओम, इसका ए नंबर का। फिर बी नंबर का आंसर आप लोग को दिखा देते हैं। तो बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि आई बराबर क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V आपका दिया गया है 12, फिर आपका R क्या निकालेगा 3 ओम आपका निकाला गया था। आपको इसको क्या करना है, काट देना है। 3 के 3, 3 चके 12 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सी नंबर दिया गया है कि I1, I2 और I3। आपका आंसर आपका फॉर्मूला होता है कि V बराबर R1, फिर यहाँ पर V/R2, V/R3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सारा कुछ मान आपको बिठा देना है। बिठा देने के बाद आपको क्या है, ये इसका फाइनल आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि धातु तथा अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर आपका अंतर स्पष्ट करना है। रासायनिक गुणधर्म क्या, यह एक होता है क्या भौतिक गुणधर्म से, तो एक होता है रासायनिक गुणधर्म से। आपको यहाँ पर क्या करना है, रासायनिक गुणधर्म से आपको उसका अंतर स्पष्ट करना है। अंतर आपको लिखना है धातु और अधातु का। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आप 17 नंबर का उत्तर दिया गया है, आंसर दिया गया है कि एक साइड आपको क्या करना है धातु लिखना है, इस साइड आपको क्या करना है अधातु लिखना है। यहाँ पर एक नंबर दिया गया कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और अधातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको इस तरह पॉइंट आपको देख के लिखना है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दूसरा नंबर दिया गया कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और अधातु क्या करता है, ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब इसका उल्टा करना है, आपको अंतर लिखना है, मतलब इसका उल्टा करना है। इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट दिया है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि धातु जलीय विलयन में धनायन बनाते हैं और अधातु क्या होता है जलीय विलयन में ऋणायन बनाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका अंतर लिखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर 18 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। आपको यहाँ पर क्या करना है, पोषी स्तर क्या है इसको आपको डिफिनेशन आपको देना है। फिर आपको यहाँ पर एक आहार श्रृंखला भी देना है उदाहरण के साथ। तो चलिए 18 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर होगा। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 नंबर का आंसर दिया गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। बस इतना ही आपको इसका डिफिनेशन आपको देना है पोषी स्तर का। ठीक है, जैसे कि घास, हिरन और शेर। जैसे कि घास को क्या करता है हिरन खाता है, हिरन को क्या करता है शेर खा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पर आहार श्रृंखला आपको इस प्रकार से उदाहरण के साथ आपको देना है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर इस पर निम्न है। प्रथम जो दिया गया है, प्रथम पोषी स्तर क्या है, घास है, यह उत्पादक है। फिर द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है। और तीसरा जो दिया गया है कि तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह एक मांसाहारी है। यानी क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है घास को क्या हिरन
खाता है, हिरन खा, फिर आपको हिरन शेर खा जाता है, ठीक है, हिरन को शेर खा जाता है। बस इसी प्रकार से आपको इस पर पोषी स्तर आहार श्रृंखला लिखना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। कौन नंबर दिया गया है, फिर कौन नंबर दिया गया कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं, समझाइए। चलिए इसका एक क और ख आपको आंसर देना है, बस इसी पर आपका इस मॉडल सेट आपका खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग इसका आंसर दिखाते हैं। तो आपको इस प्रकार से उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। बस इतना ही आपको इसका लिखना है। फिर नेक्स्ट आप लोग को दिखा देते हैं इसका आंसर कि 19 नंबर का पूरा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको इसको नोट कर लीजिए, क्या माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग को दिखाते हैं इसका आंसर क्या क्या होता है। अब बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ ये वाला आपको लिखना है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे पर बने पौधे का संस्करण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक प्रेरक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने प्रेरक पौधों तथा और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इससे एक चौथाई पौधे बौने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण की ओर आकर्षित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आप लोग अब बताएंगे दूसरा मॉडल सेट, क्योंकि इसी पर आपका इस मॉडल सेट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग के इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में।